यूपी 3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 5 स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे कि मानचित्र भौगोलिक अध्ययन रूपी प्रयोगशाला के महत्वपूर्ण यंत्र और उपकरण है। भूगोलविदों में गागर में सागर के मोती जुटाने वाले मानचित्र ही स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाने का श्रेय प्राप्त करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र वह सामान्य उपयोग वाले मानचित्र हैं जो भूगोलविदों को एक ही थाली में 36 भोग परसने में सार्थक हैं। इन मानचित्रों में प्राकृतिक उच्चावच अपवाह वनस्पत तथा मृदा के साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों का परिदृश्य भी सुलभ हो जाता है। इस प्रकार से स्थलाकृतिक मानचित्र वह मानचित्र हैं जिनका निर्माण समस्त राष्ट्रों के राष्ट्रीय मानचित्र संगठनों द्वारा तथा भारत में भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया विभाग द्वारा किया जाता है। भारत का सर्वेक्षण विभाग विभिन्न मापनियों पर पूरे देश के लिए स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्माण और प्रकाशन करता है। भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र संदर्भ बिंदु, मापनी, प्रक्षेप, रूढ़ चिन्हों तथा रंगों के प्रयोग से प्रकाशित किए जाते हैं, जो भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला एवं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे धरातल पत्रक का अर्थ एवं परिभाषा। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। धरातल पत्रक अंग्रेजी भाषा के टोपोग्राफिकल शीट्स का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द ग्रीक भाषा के टोपो तथा ग्राफीन शब्दों से मिलकर बना है। टोपो का शाब्दिक अर्थ है स्थान तथा ग्राफीन का अर्थ है वर्णन, और इस प्रकार टोपोग्राफी शब्द का अर्थ हुआ किसी स्थान का वर्णन करना। एक विशेष स्थान की प्राकृतिक दशाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत करने वाले मानचित्र को धरातल पत्रक कहते हैं। धरातल पत्रक किसी स्थान के वातावरण एवं मानवीय जीवन की झांकी प्रस्तुत करने वाले विशद मानचित्र होते हैं, और इस प्रकार से धरातल पत्रक क्रियाशील मानव तथा परिवर्तनशील प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हैं। इन्हें दृश्य मानचित्र, अंशपत्र या स्थलाकृतिक मानचित्र भी कहा जाता है। धरातल पत्रक में विभिन्न विवरणों का चित्रण परंपरागत चिन्हों कन्वेंशनल साइन के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि धरातल पत्रक भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों से पूर्ण अक्षांश, देशांतर, समोच्च रेखाओं, मापक तथा संकेत सूची से परिपूर्ण होते हैं। पत्रकों से विभिन्न रूढ़ चिन्हों द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए धरातल पत्रक सूचनाओं के संग्रह कहलाते हैं। धरातल पत्रक मानवीय दशाओं की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ये मानवीय तथा पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन ही प्रस्तुत नहीं करते, वरन उनका परीक्षण भी प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार से अभिसामयिक चिन्हों के माध्यम से धरातल पत्रकों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला, इंडिया एंड नाइबर कंट्रीज सीरीज।
भारत में धरातल पत्रकों का निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा इस संस्था की स्थापना 1967 में देहरादून में की गई थी। इस विभाग द्वारा निम्न श्रृंखलाओं के धरातल पत्रकों का प्रकाशन किया गया। हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय धरातल पत्रकों की श्रृंखला। इंटरनेशनल टोपोग्राफिकल सीट्स सीरीज में देखते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेपों पर मानचित्रों का प्रकाशन किया गया है। इन धरातल पत्रकों का विस्तार निम्नवत है, जिसमें आ है 4 डिग्री अक्षांश और 6 डिग्री देशांतर के विस्तार वाले 1800 पत्रक, और बा है 4 डिग्री अक्षांश और 12 डिग्री देशांतर के विस्तार वाले 420 पत्रक। सा है ध्रुवीय क्षेत्रों के 2 डिग्री अक्षांशीय त्रिज्या वाले 2 पत्रक। दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के लिए 2222 पत्रक प्रकाशित किए गए। धा है विश्व के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र 1:10 लाख या 1:12 लाख 50। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट दक्षिण एशिया धरातल पत्रकों की श्रृंखला साउथ एशिया टोपोग्राफिकल सीट्स सीरीज। इस श्रृंखला के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों के धरातल पत्रक प्रकाशित किए गए। इनका विस्तार 8 डिग्री अक्षांश तथा 12 डिग्री देशांतर रखा गया। पत्रकों का मापक 1/20 लाख था। आगे है भारतीय धरातल पत्रकों में संख्यांकन। आइए देखते हैं। भारत के प्रत्येक धरातल पत्रक का एक सूचकांक इंडेक्स नंबर होता है। भारतीय धरातल पत्रकों का क्रम 1 से लेकर 136 तक है। ये भारत तथा उसके पड़ोसी देशों को प्रदर्शित करते हैं। म्यांमार के धरातल पत्रकों को पृथक कर देने पर भारत के पत्रकों की संख्या 92 रह जाती है। इस प्रकार 1 से लेकर 92 तक की संख्या को सूचकांक कहा जाता है। भारतीय धरातल पत्रकों को 16 समभागों में बांटा जाता है। इन पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर ABCDEFGH IJKLMNOP लिख दिए जाते हैं, और इस प्रकार 53 सूचकांक के धरातल पत्रक को 16 उपविभागों में बांटा जाता है। इन्हें क्रमशः 53A, 53B से 53P तक लिखा जाता है। इनका मापक 1 इंच बराबर 4 मील होता है। 53 पत्रकों को 4 उपविभागों में बांट दिया जाता है तथा उस पर 53 सूचकांक के धरातल पत्रक को 16 उपविभागों में बांटा जाता है, और इस प्रकार से इन्हें क्रमशः 53A, 53B तथा से लेकर 53P तक लिखा जाता है। इनका मापक 1 इंच बराबर 4 मील होता है। 53 पत्रकों को 4 उपविभागों में बांट दिया जाता है तथा उस पर 53J/NW, 53J/NE, 53J/SW तथा 53J/SE लिखा होता है। यह विभाजन चारों दिशाओं के आधार पर किया जाता है। इनका मापक 1/2 इंच बराबर 1 मील होता है। आगे है 1 इंच बराबर 4 मील के मापक के धरातल पत्रकों को क्रमशः 53J/I, 53J/2 से 53J/16 तक बांटा जाता है।
उपविभाजित पत्रकों का मापक 1 इंच बराबर 1 मील होता है। उदाहरण के लिए 53J/15 सूचकांक का आशय है कि 63वें पत्रक के उपविभाग का 15वां भाग। और इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से ये प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन करके ये सारी चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। रूढ़ चिन्ह या परंपरागत चिन्ह या कन्वेंशनल साइंस। आज देखते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में विभिन्न तथ्यों का प्रदर्शन करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग प्राचीन काल से परंपरागत ढंग से किया जाता रहा है उन्हें परंपरागत चिन्ह या रूढ़ चिन्ह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्रों में विभिन्न विवरण दिखाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग परंपरागत ढंग से किया जाता रहा है और इस प्रकार से इन्हें परंपरागत चिन्ह कहा जाता है। मानचित्रों में जो संकेत भाषा लिखी जाती है, परंपरागत चिन्ह उन्हें समझने की लिपि है। परंपरागत चिन्हों के माध्यम से मानचित्र के कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इन्हें अभिसामयिक या रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। सभी देशों के मानचित्र प्रकाशन विभाग इन्हीं प्रमाणित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भूपत्रक को ठीक से पढ़ने के लिए उनके नीचे परंपरागत चिन्हों की सूची दी होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो धरातल पत्रक प्रकाशित किए जाते हैं उनमें इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। धरातल पत्रकों में भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों को अभिसामयिक चिन्हों द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है प्राकृतिक विवरण एवं दृश्य प्रदर्शित करने वाले अभिसामयिक चिन्ह और सेकंड पॉइंट है सांस्कृतिक लक्षणों को प्रस्तुत करने वाले चिन्ह और थर्ड है भारतीय धरातल पत्रकों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित रंग प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे है लाल रंग, सड़क एवं भवन प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है पीला रंग, पीला रंग कृषि क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे है हरा रंग, हरे रंग का प्रयोग बाग, वन एवं प्राकृतिक वनस्पति दर्शाने के लिए होता है। और आगे है नीला रंग, नीले रंग का प्रयोग तालाब, झील, नदी एवं जलाशयों को प्रकट करने के लिए होता है। आगे है काला रंग, आइए देखते हैं। काला रंग रेलवे लाइन, सड़क तथा सीमाओं के प्रदर्शन के लिए होता है। आगे है कत्थई रंग, कत्थई रंग मुख्य रूप से समोच्च रेखाओं के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भूरा रंग, भूरे रंग का प्रयोग पर्वत छाया दर्शाने के लिए होता है। चलते हैं ठीक। आगे हम लोग देखेंगे ये है रूढ़ चिन्ह, और रूढ़ चिन्ह को हम लोगों को भली भांति समझ लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में इसका भूगोल में बहुत उपयोग होता है। आइए देखते हैं इसमें ये डॉट डॉट करके ये छोटी रेलवे लाइन है ठीक। आगे है एकहरी है, फिर पक्की सड़क है, फिर कच्ची सड़क है, फिर फुटपाथ है, फिर चाय का बाग है, फिर आगे घास का चिन्ह है, फिर आगे बांस है, फिर आगे डीबी का मतलब डाक बंगला है, टीबी का मतलब तार बंगला है। आगे है ये रेलवे सुरंग का चिन्ह बनाया गया है। आगे है खड्डे में होकर सड़क बनाई गई है। आगे ये किले का रूढ़ चिन्ह है। और नेक्स्ट है
ये घंटा घर का चिन्ह है। आगे है रेलवे पर सड़क, सड़क पर रेलवे। आगे प्रकाश स्तंभ का परंपरागत चिन्ह है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरह से दिखाया जाता है। आगे है जिले की सीमा इस प्रकार दिखाई जाती है। आगे है बालों के टीले इस तरह से बनाए जाते हैं। आगे है रेस्ट हाउस, RH का मतलब रेस्ट हाउस। आगे है पुलिस थाना, पुलिस थाना का मतलब PS लिखा रहेगा तो पुलिस स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है PO, PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। आगे है TO, TO का मतलब है तार ऑफिस। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये बनाया गया है युद्ध स्थल। आगे है मंदिर, ये मंदिर का परंपरागत चिन्ह है। फिर उसके आगे है मस्जिद, फिर आगे गिरजाघर, फिर आगे ईदगाह है, फिर मकबरा है। ठीक, फिर आगे पक्का कुआं है। फिर आगे ये आप देख रहे हैं ये ओला का मानचित्र है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये सड़क के ऊपर पुल का ये फिगर है। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये कच्चा कुआं है। फिर आगे है जलयुक्त तालाब, फिर शुष्क तालाब, फिर नहर, फिर बांध, फिर ये बड़ी रेलवे लाइन है। ये आप देख रहे हैं ये बड़ी रेलवे लाइन है। फिर आगे एक हरी रेलवे लाइन है। ठीक, इस प्रकार से ये परंपरागत या रूढ़ चिन्ह है। और आगे चलते हैं। धरातल पत्रकों का अध्ययन, आइए देखते हैं। भूगोल के छात्रों को धरातल पत्रकों को पढ़ने के साथ साथ विवरणों की रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है, जो एक कठिन कार्य है। धरातल पत्रकों को पढ़ना एक तकनीक है। धरातल पत्रकों के अध्ययन में पैनी दृष्टि तथा सूक्ष्म परख तथा प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार से छात्रों को भली प्रकार निरीक्षण, विश्लेषण तथा अनुसंधान करके इनकी आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। छात्रों का अध्ययन जितना प्रखर होगा उनकी रिपोर्ट उतनी ही विश्वसनीय तथा सही होगी। धरातल पत्रकों का अध्ययन करते समय निम्न सूचनाओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है प्रारंभिक सूचनाएं, प्रेलिमिनरी इन्फॉर्मेशंस। आइए देखते हैं। धरातल पत्रकों में इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। आ है राज्य एवं पत्रक में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम। बा है सर्वेक्षण का वर्ष एवं धरातल पत्रक के प्रकाशन की तिथि। आगे है सा पत्रकों की संख्या। दा है ग्रिड तथा चुंबकीय दिक्पात। यह है पत्रक का मापक। आगे है नेक्स्ट सांस्कृतिक पठन। आइए देखते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र के पठन में पाठक को रूढ़चिन्ह, प्रतीक, रंग आदि का ज्ञान करना आवश्यक हो जाता है, और इस प्रकार से प्रारंभिक सूचनाओं को क्रमवार जानकर तथा लिखकर धरातल पत्रक की रिपोर्ट रूढ़ चिन्हों, प्रतीक चिन्हों तथा रंगों की तालिका सहित देनी होती है। रिपोर्ट पाठक के अध्ययन और प्रतिभा पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानचित्रों पर उच्चावच निरूपण। आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह की रचना बड़ी विचित्र है। इस पर कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तथा पठार, कहीं गहरी घाटियां तो कहीं समतल मैदान दृष्टिगोचर होते हैं, और इस प्रकार से पृथ्वी का असमतल धरातल ही उच्चावच कहलाता है। मानचित्रों में ऊंचाई, निचाई और गहराई दिखाने की प्रक्रिया ही उच्चावच का प्रदर्शन कहलाती है। मानचित्रों में उच्चावच का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि मानचित्र को एक दृष्टि से देखते ही धरातलीय स्वरूप की झांकी मिल जाए। समतल कागज पर ऊंचाई तथा ढालों का ठीक ठाक प्रदर्शन सरल कार्य नहीं है, और इस प्रकार से भूगोलविदों ने इस कार्य के लिए नई नई विधियों का विकास कर लिया है। और दूसरे शब्दों में
धरातल के पर्वतों, पठारों, मैदानों और महासागरों के ऊंचे नीचे फैलाव को प्रदर्शित करने को ही उच्चावच का प्रदर्शन कहा जाता है। भूगोलविदों ने उच्चावच के लिए अनेक विधियों का विकास किया है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मानचित्रों पर उच्चावच प्रदर्शन की विधियां। आइए देखते हैं। मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शन को सफलतापूर्वक दर्शाने में कोई भी एक विधि सक्षम नहीं है। भूगोलविद समय समय पर आवश्यकता अनुसार नई नई विधियों की खोज करते रहे हैं। कभी कभी तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए एक साथ कई विधियों का समन्वय करना पड़ता है। इन मिश्रित विधियों के विशेष गुण मानचित्र पर उच्चावच की स्पष्टता को ठीक ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार से मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं। और इस प्रकार से ये विधियां हैं। पहला है चित्र विधियां या पिक्टोरियल मेथड्स। नेक्स्ट है गणितीय विधियां या मैथमेटिकल मेथड्स। और तीसरा है मिश्रित विधियां या कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। देखते हैं। पहली विधि है चित्र विधि। मानचित्रों में चित्र विधि द्वारा निम्न प्रकार उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें का है रंग विधि। आइए देखते हैं। रंग विधि मानचित्र में विविध ऊंचाइयां दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग विधि के पीछे यह सिद्धांत है कि ऊंचे उठे हुए भागों पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है, अतः ऊंचे उठे भागों को भूरे रंग से तथा मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है, जबकि जलाशयों को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक रंग को नीचे संकेत के माध्यम से तालिका में प्रकट कर दिया जाता है और इस प्रकार से ऊंचाई को कम या अधिक दिखाने के लिए रंग को गहरा या हल्का कर दिया जाता है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है खा हैस्च्यूर्स। उच्चावच का प्रदर्शन जिन सूक्ष्म रेखाओं द्वारा किया जाता है उन्हें हैस्च्यूर रेखाएं कहा जाता है। प्रायः ढाल दर्शाने के लिए छोटी छोटी रेखाएं खींच दी जाती हैं। तेज ढाल पर ये रेखाएं पास पास होने पर मोटी प्रतीत होती हैं। हैस्च्यूर रेखाओं की मोटाई में तेजी के साथ होने वाला परिवर्तन विषम धरातल का द्योतक होता है। मंड ढाल पर ये रेखाएं दूर दूर बनाई जाती हैं, अतः सूक्ष्म प्रतीत होती हैं। हैस्च्यूर रेखाएं तुलनात्मक ढालों को तो प्रकट कर सकती हैं, परंतु वास्तविक ऊंचाई को नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गा है समोच्च रेखाएं या कंटूर्स। आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद्यार्थियों को बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझना चाहिए। आइए देखते हैं समोच्च रेखाएं या कंटूर्स। मानचित्रों, विशेषता स्थलाकृतिक मानचित्रों में धरातल के विषम स्वरूप के निरूपण की दृष्टि से समोच्च रेखाएं कंटूर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानचित्रों पर भू आकृतियों को दर्शाने के लिए तथा उच्चावच लक्षणों को दर्शाने में समोच्च रेखाओं की उपादेयता को भुलाया नहीं जा सकता है और इनके द्वारा किसी क्षेत्र का स्थलाकृतिक परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। और इस प्रकार से मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन की सबसे उत्तम विधि समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं बनाने के लिए समुद्र का मध्यम जल स्तर निश्चित किया जाता है। इसी तल से समस्त ऊंचाइयां नापी जाती हैं। इस प्रकार औसत समुद्र तल से जो रेखाएं मानचित्रों में धरातल की समान ऊंचाई दर्शाती है उन्हें समोच्च रेखाएं कहते हैं और इस प्रकार से समोच्च रेखाएं मानचित्रों में निश्चित अंतर के आधार पर बनाई जाती हैं। समोच्च रेखाओं को
निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला है, समुद्र तल से समान ऊंचाई दिखाने वाले स्थानों को मानचित्र में प्रदर्शित करने वाली कल्पित रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। और नेक्स्ट है, मानचित्रों पर समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली वह कल्पित और वक्र रेखाएं जिनके सिरे परस्पर मिले होते हैं समोच्च रेखाएं कहलाती है। और आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, आइए देखते हैं समोच्च रेखाओं को किस प्रकार से समझाया गया है, इसको समझते हैं, जिसमें पहला दूसरा हम लोग देख लिए, तीसरा हम समझने जा रहे हैं। किसी मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्र के समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। और इस प्रकार से सारांश में हम देख सकते हैं कि समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों का प्रदर्शन करती हैं। ये रेखाएं शुद्ध ऊंचाई तथा ढाल प्रदर्शित करती हैं। समोच्च रेखाओं के पास पास होने से तीव्र ढाल तथा दूर दूर होने से मंद ढाल प्रकट होता है। समोच्च रेखाएं वास्तविक एवं तुलनात्मक दोनों ही ऊंचाइयों का ज्ञान कराती हैं। दो समोच्च रेखाओं की ऊंचाई में एक निश्चित अंतर होता है जिसे समोच्च रेखांतर कहते हैं। उच्चावच का स्पष्ट प्रदर्शन करने के लिए समोच्च रेखांतर कम रखना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे समोच्च रेखा निर्माण सिद्धांत। आइए देखते हैं। समोच्च रेखा के निर्माण के सिद्धांत को समझने के लिए एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसके मध्य का भाग गुंबदाकार रूप में ऊंचा उठा हो। इस बर्तन में जल डालिए और प्रत्येक जल स्तर के सहारे रेखाएं बनाते जाइए। गुंबदाकार स्थल पर बनी भिन्न भिन्न जल स्तर की रेखाएं भिन्न भिन्न ऊंचाइयों को प्रकट करेंगी। इस प्रकार पृथ्वी तल पर बनाई गई विभिन्न ऊंचाइयों की रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे समोच्च रेखाओं की विशेषताएं। आइए देखते हैं। समोच्च रेखाओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं जो इस प्रकार है। पहला है, समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करती हैं। दो समोच्च रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, वे परस्पर स्पर्श अवश्य कर सकती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, समोच्च रेखाएं वक्र और बंद रेखाएं होती हैं, अतः इनके सिरे परस्पर मिले हुए होते हैं। और तीसरा है, दो समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर समान ऊंचाई को प्रकट करता है, अर्थात इन्हें समान अंतर के मापक पर बनाया जाता है। और आगे है, एक समोच्च रेखा के किसी ओर मुड़ जाने पर दूसरी समोच्च रेखा भी उसी ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। और आगे है, समोच्च रेखाओं के पास पास होने से तीव्र ढाल तथा दूर दूर होने पर मंद ढाल प्रकट होता है। आगे हम लोग देखेंगे समोच्च रेखाओं के मूल लक्षण। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती हैं। और नेक्स्ट है, समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृति स्थलाकृति के ढाल और ऊंचाई को दर्शाती हैं। तीसरा है, पास पास खिंची तथा अधिक घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल तथा दूर दूर खिंची तथा कम घनी समोच्च रेखाएं मंद ढाल प्रदर्शित करती हैं। और आगे है, दो या दो से अधिक समोच्च रेखाओं के एक दूसरे से मिलने से ऊर्ध्वाधर वाली आकृतियां जैसे भृगु अथवा जलप्रपात प्रदर्शित होते हैं। और आगे है, विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं समानता एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आगे हम लोग देखेंगे
समोच्च रेखाओं के अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचना। समस्त स्थलाकृतियों के ढाल अलग अलग होते हैं। समस्त ढाल मंद जबकि उन्नतोदर ढाल तीव्र होता है। भृगु, महाखड्ड, घाटियाँ तथा पर्वत ढाल तीव्र ढाल वाले होते हैं। ढालों को दर्शाने में समोच्च रेखाओं के बीच के अंतर को कम या अधिक रखना आवश्यक होता है। आगे है परिच्छेद का मापक। परिच्छेद का मापक निम्न दो प्रकार का होता है। का है क्षैतिज मापक या हॉरिजॉन्टल स्केल, खा है लंबवत मापक या वर्टिकल स्केल। और आगे है परिच्छेद के प्रकार। इसमें का है पार्श्व दृश्य, खा है तिर्यक पार्श्व दृश्य। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परिच्छेद परिच्छेद पार्श्व चित्रण की विधियाँ। परिच्छेद पार्श्व चित्रण के लिए निम्नलिखित दो विधियाँ काम में लाई जाती हैं। इसमें का है प्रथम विधि। इस विधि में सभी समोच्च रेखाओं को एक कल्पित रेखा द्वारा काट देते हैं। आधार रेखा के समानांतर बराबर दूरी की उतनी रेखाएं बना लेते हैं जितनी समोच्च रेखाएं होती हैं। प्रत्येक समोच्च रेखा के अनुसार समानांतर रेखा पर अंक लिखे जाते हैं। समान अंक की समोच्च रेखा से उन पर लंब डाले जाते हैं। जहाँ ये लंब समानांतर रेखाओं से मिलते हैं उन्हीं बिंदुओं को मिलाती हुई आकृतियाँ बना देते हैं। आगे है खा द्वितीय विधि। आइए देखते हैं। इस विधि में बीच से जुड़ा हुआ एक कागज समोच्च रेखाओं पर इस प्रकार रखा जाता है कि वह प्रत्येक समोच्च रेखा को काटता हुआ गुजरता है। कागज के दोनों सिरों पर आ बा नाम लिख देते हैं। समोच्च रेखाओं के सिरे पर उनकी ऊंचाई अंकित की जाती है। नीचे की ओर बराबर दूरी की पड़ी रेखा बना ली जाती है। कागज के सिरे से इन रेखाओं पर लंब डाले जाते हैं। लंब रेखाओं के शीर्ष बिंदुओं को वक्र रेखा द्वारा मिला देते हैं। इस प्रकार वास्तविक आकृति बन जाती है। पार्श्व चित्रों द्वारा ही ढाल दिखाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ढाल के प्रकार। आइए देखते हैं। ढाल मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। का है मंद ढाल। स्थलाकृति के ढाल की डिग्री या कोण कम होना मंद ढाल कहलाता है। इस ढाल में कोण कम होने के कारण ढाल मंद हो जाता है। इस प्रकार के ढाल की समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। आगे है खा खड़ी या तीव्र ढाल। स्थलाकृति के ढाल का कोण अधिक हो तो वह खड़ी या तीव्र ढाल कहलाती है। इस ढाल में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। पास पास बनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल की ओर संकेत करती हैं। गा है अवतल नतोदर ढाल। जिस स्थलाकृति का निम्न भाग मंद ढाल वाला और ऊपरी ढाल खड़े ढाल वाला हो तो उसे अवतल नतोदर ढाल कहते हैं। इस ढाल में निचले भाग की समोच्च रेखाएं दूर दूर तथा ऊपरी भाग की पास पास बनाई जाती हैं। आगे है घा उत्तल या कह लीजिए उन्नतोदर ढाल। यह अवतल ढाल के एकदम विपरीत स्थिति वाला ढाल है। उत्तल ढाल का ऊपरी भाग मंद ढाल वाला तथा निम्न भाग खड़ी ढाल वाला होता है। इस ढाल के प्रदर्शन में ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर तथा निचले भाग में पास पास बनाई जाती हैं। और आगे है अंगा शंक्वाकार पहाड़ी। निकटवर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठा वह भाग जो चोटी से शंख के आकार का होता है शंक्वाकार पहाड़ी कहलाता है। शंक्वाकार पहाड़ी को दर्शाने के लिए समोच्च रेखाएं सकेंद्री और नियमित अंतराल पर बनाई जाती हैं। और आगे है चा पठार। आइए देखते हैं। निकटवर्ती क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जो ऊपर समतल तथा पार्श्वों पर खड़े ढाल वाला होता है पठार कहलाता है। इसे दर्शाने के लिए समोच्च रेखाएं किनारे पर पास पास तथा मध्य में दूर दूर बनाई जाती हैं। आगे है घाटी।
दो पहाड़ियों या कटकों के बीच का क्षेत्र जिसमें होकर नदी या हिमनद प्रवाहित होता है घाटी कही जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे का वी आकार की घाटी। नदी द्वारा निर्मित घाटी जो अंग्रेजी के वी अक्षर की भांति दिखाई पड़ती है वी आकार की घाटी कहलाती है। इस घाटी के प्रदर्शन में भीतरी भाग में समोच्च रेखाएं पास पास तथा ऊपरी भाग में एक समान अंतराल पर बनाई जाती हैं। खा है यू आकार की घाटी। हिमानी के अपर्दन से बनी जिस घाटी का निचला भाग चौड़ा और चपटा तथा ऊपरी भाग तीव्र ढाल वाला होता है उसे यू आकार की घाटी कहते हैं। इसके प्रदर्शन में बाहर की ओर समोच्च रेखाएं एक समान अंतराल के साथ बनती हैं जिनका मान बढ़ता चला जाता है। आगे है गार्ज या महाखड्डा। जिन भागों में नदी पार्श्व अपर्दन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक करती हैं वहाँ गहरी और तंग घाटी का निर्माण हो जाता है जिससे गार्ज या महाखड्ड कहा जाता है। इसके प्रदर्शन में तंग घाटी के हेतु पास पास समोच्च रेखाएं बनाई जाती हैं तथा मध्य में समोच्च रेखाओं का अंतर घट जाता है जिनसे दोनों किनारों का प्रदर्शन। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे घा है पर्वत स्कंध। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस पर्वत श्रृंखला में घाटी की ओर एक भुजा सी झुकी होती है और जो उत्तल ढाल वाली होती है उसे पर्वत स्कंध कहते हैं। इसे वी आकार की विपरीत समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वी के दोनों किनारों से ऊंचाई वाले भाग का प्रदर्शन होता है। इसकी चोटी निचले भाग को प्रकट करती है। अंगा भृगु। आइए देखते हैं। भृगु वह स्थलाकृति जो तीव्र ढाल और खड़े पार्श्व वाली होती है भृगु कहलाती है। इसमें समोच्च रेखाएं परस्पर मिल जाती हैं। अगले निम्न भाग को एक पृथक समोच्च रेखा से दिखाया जाता है। आगे है जलप्रपात या झरना। आइए देखते हैं। प्रवाहित नदी के मार्ग में जैसे ही कोई खड़ी और कठोर चट्टान आती है उसका जल उसके ऊपर से गिरने लगता है। इस प्रकार जल का ऊर्ध्वाधर गिरना जलप्रपात कहलाता है। जिस क्षेत्र में सोपानी जलप्रपात पाए जाते हैं उसे रैपिड फॉल कहते हैं। इसमें समोच्च रेखाएं दूर दूर बनती हैं जो आगे मिल जाती हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।